हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्यकालीन आक्रमणकारी। तो मध्यकालीन आक्रमणकारियों में एक नाम आता है मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा। तो मोहम्मद गजनबी ने क्या किया? 1009 ईस्वी में ये हिंदूशाही शासक था आनंदपाल, इसको हरा दिया और बाद में नगरकोट पर आक्रमण किया और यहाँ से खजाने को लूटा। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 तक रहा। तो जब इसने 1009 में आक्रमण कर दिया था नगरकोट किले पर, उसके बाद से लेकर तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनबी शासन की समाप्ति की। तो मतलब 1009 से 1043 तक इनका तुर्कों का मतलब मोहम्मद गजनबी के अंडर जो कब्जा शुरू हुआ था वो तुर्कों का कब्जा 1043 तक मेंटेन रहा। उसके बाद जो तोमर राजा महिपाल था उसने नगरकोट से गजनबी शासन को समाप्त कर दिया। मोहम्मद गजनबी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। मतलब जब 1023 ईस्वी तक क्या था, सिर्फ उसने नगरकोट किले पर ही कब्जा किया था, नगरकोट पर ही कब्जा किया था। उसके अलावा उसके हाथ कांगड़ा का कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 में तुर्कों के दिन कांगड़ा आया। तो जो त्रिलोचन पाल होते हैं और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु, मतलब जो शक्तिशाली राजा थे और लास्ट में जिनका नाम आता है त्रिलोचन पाल और भीमपाल, उसके बाद इतने राजा एफिशिएंट नहीं थे कि वो अपने साम्राज्य को बचा पाएँ। तो 1026 में क्या होता है, तुर्कों के अधीन कांगड़ा आ जाता है, मतलब पूरा कांगड़ा आ जाता है, नगरकोट के अलावा भी जो हिस्सा है वो। तो शॉर्ट में हम ऐसे देख सकते हैं कि 1009 में ये नगरकोट पर मोहम्मद गजनबी आक्रमण करता है, खजाना लूटता है और इसका जो कब्जा है वो 1009 में शुरू हो जाता है। लेकिन 1023 तक यह फिर भी मैक्सिमम हिस्सा कुछ भी अपने हाथ नहीं लगा पाता, मेनली नगरकोट इसके पास रहता है। लेकिन 1026 में क्या होता है, जैसे त्रिलोचन पाल और भी उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या करता है 1026 में इसके अधीन क्या जाता है, कांगड़ा आ जाता है। फिर 1026 में भी इसके पूरा कांगड़ा आया है और 1043 में क्या होएगा, ये जो कांगड़ा है वो भी इसके हाथ से कैसे चल जाएगा, क्योंकि जो तोमर राजा महिपाल है वो नगरकोट पर हमला कर देगा और उससे वहाँ से समाप्ति कर देगा गजनबी शासन की। दिल्ली के राजा महिपाल और ये तोमर राजा था। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1001 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ? जयपाल से। अभी 1001 की बात हो रही है, तो यहाँ पर मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था तो भारत पर, उसका किससे हिंदू शासक से सामना हुआ था? जयपाल से। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? तो मोहम्मद गजनबी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। 1001 में राजा जयपाल को हराने के बाद अफगान बादशाह कौन था? 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 AD में आक्रमण किया था? नगरकोट कांगड़ा किले पर। 1009 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? जयचंद या जगदीश चंद? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1009 में जब मोहम्मद गजनबी ने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? नगरकोट पर जब आक्रमण किया था जयचंद भी लिखा गया कहीं जगह पर और जगदीश चंद भी। जयचंद या जगदीश चंद वहाँ का शासक था। गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाही वंश के अधिकार क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारंभ किया? सुबुक्तगिन। तो मतलब गजनी का पहला सुल्तान था ये, जिसने क्या किया था 10वीं सदी के आसपास। गजनी का पहला सुल्तान जिसने 10वीं सदी के आसपास हिंदू शाही वंश के अधिकार क्षेत्र पर हमला करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया था, वो था सुबुक्तगिन। नगरकोट का किला कब तक तुर्कों या मोहम्मद गजनी के कब्जे में रहा?
तो हमने अभी पढ़ा 1043 तक। मोहम्मद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया और लूटा गया 1009 में। 1009 में निम्न में से किसने नगरकोट या कांगड़ा को लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने। शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगिन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा था? बर्फीले तूफान के कारण। मोहम्मद गजनबी की सेना ने कांगड़ा में कौन से मंदिर को नष्ट किया था? ब्रजेश्वरी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? विजयवर्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गोरी था, इसने जब आक्रमण किया था तो उसके समय चंबा का शासक, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? विजयवर्मन। चंबा का शासक था विजयवर्मन। उसके टाइम पीरियड में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। 1009 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद या जयचंद। अब हम देख रहे हैं सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल में गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, खिलजी वंश 1290 से 1320 जो था, उन्होंने क्या किया? पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। ना तो गुलाम वंश का ज़्यादा ध्यान गया पहाड़ी राज्यों की तरफ, ना ही खिलजी वंश का। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। जो तुगलक वंश के सुल्तान हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश में कौन कौन आया और कैसे कैसे उन्होंने हिमाचल पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। तो पहले हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कब आक्रमण किया था? 1337 ईस्वी में। मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने 1337 में आक्रमण किया था नगरकोट पर, 1337 ईस्वी में। और उस समय नगरकोट का राजा कौन था? राजा पृथ्वीचंद। तो ये दो तीन क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं कि 1337 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? किस तुगलक वंश के राजा ने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। और उस समय नगरकोट का राजा कौन था? पृथ्वीचंद के समय किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस वर्ष किया था? 1337 में। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा है। 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। तो पहले क्या होता है कि 1360 में जो कांगड़ा का राजा होता है, राजा रूपचंद, वो क्या करता है? अपनी सेना के साथ दिल्ली के मैदानी भागों को लूटता है। 1360 में कांगड़ा का राजा रूपचंद दिल्ली के जो मैदानी भाग होते हैं उनको लूटता है। इससे क्रोधित होकर जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या करता है? कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डालता है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? राजा रूपचंद के जो उसने मैदानी भागों को लूटा था राजा रूपचंद ने, उससे क्रोधित हो जाता है। कब लूटा था? 1360 में। 1360 में राजा रूपचंद जो होते हैं कांगड़ा के, वो दिल्ली के मैदानी भागों तक अपनी लूटपाट करते हैं। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है वो उससे नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो 1361 में वो क्या करता है? उससे रिवेंज लेने के लिए वो नगरकोट जो किला है उस पर घेरा डाल लेता है। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र किसमें मिलता है? तारीख़ फिरोज फरिश्ता में और तारीख़ फिरोज शाही में। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है और नगरकोट पर से जो घेरा है वो उठा लिया जाता है। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर फिरोज शाह तुगलक की अधीनता किसने स्वीकार की थी? राजा रूपचंद ने, जिसके टाइम पर जो नगरकोट था उस पर घेरा लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1361 में। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए साथ ले गया। तो उसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया था और 1300 संस्कृत की जो पुस्तकें हैं वो फारसी में अनुवाद करवाने के लिए ले गया था।
इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया। जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम ये बुक्स ले गया था 1300, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, सॉरी फारसी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। और पुस्तक का नाम क्या रखा गया था, दिलाई ए फिरोज शाही रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए अपने साथ ले गया था। और उस पुस्तकों का अनुवाद क्या फारसी में प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया था, किसमें, फारसी लैंग्वेज में, ताकि वो उसको समझ पाए, पढ़ पाए। पुस्तक का नाम क्या रखा गया था, दिलाई ए फिरोज शाही। राजा रूपचंद की 1375 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। तो जो राजा रूपचंद था उसकी मृत्यु जाती है और उसका बेटा सागरचंद राजा बन जाता है नगरकोट का। अब सागरचंद के शासनकाल में क्या होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा होता है नसीरुद्दीन, वो कांगड़ा में 1389 में शरण के लिए आता है। मतलब जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा है वो क्या करता है, नसीरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक का बेटा नसीरुद्दीन, वो कांगड़ा में शरण ली थी उसने 1389 में। फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 में शरण ली थी, किसके पास, सागरचंद के पास। और सागरचंद कौन था, रूपचंद का बेटा। अब हम देखते हैं तैमूरलंग का आक्रमण। तो 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। 1398 या 99 भी दिया गया, तो 1398-99 में क्या होता है कि जो मंगोलों का आक्रमण होता है किसके अधीन, किसके नेतृत्व में, तैमूरलंग के नेतृत्व में। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद था। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद था। तैमूरलंग ने जो वापसी में 1399 में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने वापसी में 1399 में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंडूर नालागढ़ का शासक आलमचंद था। तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया था उस समय हिंडूर नालागढ़ का शासक कौन था, आलमचंद। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंडूर नालागढ़ का शासक आलमचंद था, जिसने तैमूरलंग की सहायता की थी। आलमचंद जो हिंडूर नालागढ़ का शासक था उसने क्या किया था, तैमूरलंग की सहायता की थी। और फलस्वरूप क्या होता है, तैमूरलंग हिंडूर को या नालागढ़ को कोई हानि नहीं पहुंचाता। और उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसका विरोध रतन सिंह ने किया था। जब सिरमौर क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया था उसका विरोध किसने किया था, रतन सिंह ने किया था। सैयद वंश और लोधी वंश ने भी पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, फिरोज शाह तुगलक। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी में के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था, रूपचंद ने। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस-नहस किया, 1398-99 में। वह मुसलमान कवि कौन थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था, अजुद्दीन खालिद खानी। फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में संस्कृत के 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया था, ज्वालामुखी मंदिर से। कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी अनुवाद के लिए ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया, मेघचंद के शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। 1351 में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण किया था, राजा रूपचंद। किस तुगलक शासक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में ऐसे नगरकोट के किले को जीत लिया था लेकिन उसे बाद में से खोना पड़ा। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया, उत्बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम दरबारी ने सबसे पहले नगरकोट के बारे में वर्णन किया है, उत्बी ने। कुछ एक और क्वेश्चंस हैं। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे
नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली? सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा के किले में। दोनों ही सही हैं कि सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा के किले में। किसके पास? सागरचंद के पास। 1389 में एग्जैक्ट उसने शरण ली थी सागरचंद के पास, जो कि रूपचंद का बेटा था। फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था तो कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। फिर है जो 14वीं ईस्वी या सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया? फिरोज शाह तुगलक। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलपाल। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? एक तो नूरपुर का शासक की बात की है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1337 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1337 में। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। 1337 में किस मुगल शासक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब्जा किया था? बिन तुगलक ने। 1337 की बात की गई है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक ने की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ज्वालामुखी में। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूरलंग के आक्रमण के समय 1398 और हंडूर नालागढ़ का शासक कौन था? आलमचंद। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? जसपाल। और ये क्वेश्चन हमने देख लिया है कि सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? भीलपाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था इसने? 1337 में।